हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे दोस्तों सेट वाइज। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से सारी वीडियोस को अच्छे से देखें और एनालाइज करें। और दोस्तों अगर आप लोग आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या और भी किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है दोस्तों। और मैंने एक और प्लेलिस्ट बना रखी है आरआरबी से, यानी कि अभी तक आरआरबी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, एनटीपीसी, एएलपी, एसआई, कांस्टेबल, लाइक जितने भी, उन सब की जीके जीएस हम लोग एक प्लेलिस्ट में कवर करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। यानी कि अगर हिस्ट्री से किसी भी टॉपिक से अभी तक आरआरबी ने क्वेश्चन पूछे हैं तो वो हम लोग एक साथ कवर करेंगे ताकि हम लोग उसको अच्छे से एनालाइज भी कर सकें और हमें ये भी समझ में आ जाए कि आरआरबी किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछ रही है और किस तरह के क्वेश्चन पूछ रही है। तो दोस्तों क्योंकि जीएस या जीके ही हमारा जो कट ऑफ है या कम ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोस्तों सभी उतने ही प्रैक्टिस करते हैं और उसमें लगभग कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। मेन गेम हो जाता है दोस्तों जीएस का। और अगर इसका बेसिक पेपर पैटर्न समझ लें दोस्तों आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का, तो 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 50 क्वेश्चन जीके के ही होते हैं, 35 क्वेश्चन मैथ के होते हैं और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। तो आप लोग जीके जीएस पे अच्छे से अभी से फोकस करना शुरू कर दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार एनालाइज कीजिए। और दोस्तों हाँ, हम लोग इसकी, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इससे आप लोग एनालाइज भी कर पाएंगे और साथ ही जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसकी व्याख्या में सारे की पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। यानी कि हमारे 2 से 3 क्वेश्चन तो हमारी एक क्वेश्चन में तैयार हो जाते हैं जो सीधे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसकी व्याख्या को अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए और आगे की तैयारी को और अच्छा करिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पानी की उपस्थिति के कारण। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन, पृथ्वी आकार में जीवन संभव है। और यह दोस्तों आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता? दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लियोनेल मेसी ने। फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता था। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 के मध्य खेला गया। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। फीफा विश्व कप 2022 के मुख्य पुरस्कार दोस्तों, गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे जो फ्रांस के थे, गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के थे, युवा खिलाड़ी पुरस्कार एंजो फर्नांडिस अर्जेंटीना के थे, गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना के थे और फीफा फेयर प्ले पुरस्कार ये इंग्लैंड को गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा। स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए राजा शब्द का उपयोग किया जाता था। वर्ष 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त अधिनियम के माध्यम से जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जनता का सदन। दोस्तों लोकसभा यह निचला सदन, प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन है। यह समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और लोकसभा को जनता का सदन यानी कि लोगों का सदन के रूप में भी जाना जाता है। ध्यातव्य है कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 543 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की मुद्रा है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडोनेशियन रुपया। दोस्तों चलिए राजधानी और मुद्रा देख लेते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर
और दोस्तों मुद्रा है तुगरिक। और मलेशिया की है कुआलालंपुर और मुद्रा है रिंगित। और मकाऊ की राजधानी भी मकाऊ है और मुद्रा है मैग्नीज पटाका। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है क्या? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आइरिस। आइरिस मानव आंख के भीतर की एक पतली वृत्ताकार संरचना है जिसका काम आंख के तारे के व्यास को नियंत्रित करना होता है। इस प्रकार आइरिस रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है वर्तमान में? दोस्तों प्रश्नकाल के समय इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों प्रश्नकाल के समय देश में सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश था। हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 जारी की, जो भारत में दूध, अंडे और मांस उत्पादन में वृद्धि को दर्शाता है। वर्तमान में शीर्ष मांस उत्पादक राष्ट्र महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्योंगचांग में। वर्ष 2018 में शीतकालीन ओलंपिक्स खेलों का आयोजन दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग काउंटी में किया गया। और बीजिंग चीन में वर्ष 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 से 20 फरवरी 2022 के मध्य किया गया। नॉर्वे लगातार दूसरे शीतकालीन ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष पर है और जर्मनी दूसरे पर और चीन तीसरे स्थान पर। भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व पुरुष अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान ने किया था और इटली के मिलान और कार्टिना डी एम्पेजो को वर्ष 2026 की शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी गई। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नीता अंबानी। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन व संस्थापक नीता अंबानी को सर्वोच्च खेल संस्था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य चुनी गई। इस समिति के सदस्य बनने वाली वह पहली भारतीय महिला हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सरोजनी नायडू। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला, तो पहली भारतीय महिला थी दोस्तों सरोजनी नायडू। लेकिन अगर पहली महिला पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट, 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट जी ने की थी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सरोजनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और कवि थी। वर्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन, जो कि 44वां अधिवेशन था, में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। कवि लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में भी जाना जाता है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से होता है और इसे दक्षिण भारत की गंगा की उपमा प्रदान की गई है। इसके प्रवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है और इसकी सहायक नदियाँ काबिनी, भवानी, अमरावती, हेमावती, शिमसा एवं अर्कावती है। खारतूम नदी किसके किनारे स्थित है? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, खारतूम नील नदी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों, नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर, अंकारा काजिल नदी के किनारे स्थित है, रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है और कीव नीपर नदी के किनारे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मलबरी। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। देश में सभी 5 ज्ञात वाणिज्यिक किस्मों मलबरी, इरी, मूंगा, ओक और टसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। भारत में उत्पादित रेशम की सभी किस्मों में मलबरी यानी कि शहतूत रेशम की हिस्सेदारी लगभग 70% है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, ली कोबुर्जिए। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी योजनाबद्ध और वास्तु स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध
शहर है। इसके मुख्य वास्तुकार फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर थे और अन्य वास्तुकार दोस्तों केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली हर्बर्ट बेकर, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता विलियम इमर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नतम आयु कितनी निर्धारित है? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा 30 साल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया गया है। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या दोस्तों 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और यह एक स्थायी सदन है, अर्थात राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों की अर्हता निम्न है, वह भारत का नागरिक हो और 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जिसे कोपरा किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए 1986 में अधिनियमित संसद का एक अधिनियम है। ध्यातव्य है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है और दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंगोरा अल्पाइन और न्यूबियन प्रकार के उदाहरण हैं। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा बकरी की नस्ल। बकरी की प्रमुख नस्लें हैं एंग्लो न्यूबियन, शाओनिन, अल्पाइन, बोअर, अंगोरा, सिरोही, ब्लैक बंगाल आदि। और गाय की प्रजातियां हैं कॉकरेज, थारपारकर, भदावरी, वेचूर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है कहलाता है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा तत्व। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, जैसे चांदी, सोना, ऑक्सीजन आदि। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन थे? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती। जनहित याचिका मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का उपयोग है। भारत में इस अवधारणा के प्रणेता जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती जी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 5 साल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के तनों में छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा लैटरल मेरिस्टेम। विभाज्योतक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, शीर्ष विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक और अंतर्वेशी। पार्श्व विभाज्योतक जो तने और जड़ों के पार्श्व भाग पर पाया जाता है, यह पौधे की मोटाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। दोस्तों विश्व के प्रमुख पठार देख लेते हैं। कोलंबिया का पठार उत्तरी अमेरिका में, अनातोलिया का पठार तुर्की में, चियापास का पठार दक्षिण मैक्सिको में और मेसेटा का पठार आइबेरियन प्रायद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कोजनरेशन। एक ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन को कोजनरेशन या CHP कहलाता है। इस तरह दहन प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित लगभग सभी तापीय ऊर्जा पर्यावरण में नष्ट नहीं होती हैं, जैसा कि पारंपरिक पौधों के साथ होता है, बल्कि पुनर्प्राप्त और पुनः उपयोग किया जाता है। व्यापारिक रूप से उपयोग की जाने वाली सह उत्पादन प्रौद्योगिकी में प्राकृतिक गैस, बायोगैस, बायोमीथेन, बायोमास जैसे ईंधन का दहन शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों मद्रास में। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना वर्ष 1688 ईस्वी में पूर्वभूत मद्रास प्रेसिडेंसी में की गई थी। यह नगर निगम भारत में ही नहीं बल्कि
ब्रिटेन के बाहर किसी भी राष्ट्रमंडल देश में सबसे पहला नगर निगम है। यद्यपि वर्ष 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में भी नगर निगम बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 3 सत्र होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद सत्र का प्रावधान किया गया है। सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत। 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भारत द्वारा की जानी थी, लेकिन भारतीय मुक्केबाज महासंघ तय समय पर होस्ट फीस नहीं भर पाने के कारण यह 25 अक्टूबर से 6 नवंबर 2021 के मध्य बेलग्रेड, सर्बिया में बेलग्रेड में आयोजित की गई थी। ध्यातव्य है कि वर्ष 2023 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ताशकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई। दोस्तों, हमारे इस सेट के सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आप लोग वीडियो एंड तक देखा करिए ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस और आने वाली परीक्षा के लिए अच्छे से क्वेश्चंस तैयार हो जाएं।